राजदीप सरदेसाई होते कौन है ये बोलने वाले, और वो भी दोनों हाथ हवा में लहरा करके कि सुशांत सिंह राजपूत कोई इतना बड़ा एक्टर भी नहीं था कि इसके लिए आम जनता इतना हाई तौबा मचा रही है और मुंबई पुलिस पर प्रेशर डाल रही है। मिस्टर राजदीप सरदेसाई, आप क्या हो? आपकी क्या बिसात है? आपको किसने आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि आप बहुत बड़े पत्रकार हो और पत्रकारिता के नाम पर आप इतना गंदा घिनौना खेल सकते हो? जो बच्चा इस हिंदुस्तान से चला गया उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो। और मैं बताती हूँ राजदीप सरदेसाई को, वो बड़ा नहीं था, वो बहुत बड़ा था। 34 वर्ष की उम्र में उसने अपनी मेहनत, अपनी विद्वता से जो किया वो तुम सोच भी नहीं सकते। इन्होंने उनके पिताजी 74 वर्ष के बुजुर्ग आदमी जिन पर इतना वज्रपात हुआ, जिन्होंने अपना बेटा खोया, वो बेटा जो इतनी मन्नतों इतनी पूजा के बाद उनको मिला था, हीरा था वो, उनका कुल का दीपक था, वो बच्चा उनके घर से रहस्यमय तरीके से चला गया, मर गया वो लड़का। और ये व्यक्ति बाहर आकर के कहते हैं, संजय राउत, कि उनके पिता ने दूसरी शादी करी इसलिए पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं थे। इनकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस तरीके की बात करने की? ये तो अर्नब गोस्वामी जी जब उन्होंने सच बोला तब ये उनके पीछे पड़े। शरद पवार जी एनसीपी के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को फोन करते हैं कि इसको रोको। सच को रोकोगे? कितने अर्नब गोस्वामी रोकोगे? कितनी बार रोकोगे? पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़े हो रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। सुशांत केस में जिस तरीके से राजनीति हो रही है और पत्रकारों की एक लॉबी निकल कर जो आई हो, जो अपनी अपनी अलग तरीके की थ्योरी पेश कर रही है, उसी पे चर्चा करने के लिए समय हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी जुड़े हुए हैं। उनसे सारे मामले पे चर्चा करेंगे कि जो ये थ्योरी और ये जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, सबसे पहले पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैम, संजय राउत कौन हो गए हैं? मैम, कलयुग में महाभारत के संजय आ गए हैं क्या? वो सब देख लेते हैं किसके रूम में क्या चल रहा है। सुशांत सिंह डिप्रेशन की गोलियां ले रहे थे, क्या कर रहे थे, उनको सब पता। उनके पिता ने दूसरी जो अभी इन्होंने बात उठाई है, जो कि उनके मामा ने इनकार करी इस चीज़ को लेके। मैम, क्यों बार बार कोशिश हो रही है कि उनको पागल साबित किया जाए कि वो पागल थे? देखिए, जहाँ तक संजय राउत जी का सवाल है, ये राजनीति के स्तर पर एक धब्बा है, राजनीति पर एक धब्बा है, और मुझे ये बोलने में कोई कोताही नहीं है और ना ही मैं इस बात को बोलने में घबरा रही हूँ, क्योंकि संजय राउत जी को ये समझना चाहिए कि वो स्वयं किसी के पिता हैं, उनके भी बच्चे हैं। अगर उनके परिवार के बारे में इस तरीके की बात, गैर जिम्मेदाराना बात राजनीति के नाम पर, घटिया राजनीति के नाम पर की जाए तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। संजय राउत को यह समझ में नहीं आता, एक बच्चा जो उनकी नाक के नीचे, उनकी स्टेट में, जिस स्टेट को उनकी पार्टी गवर्न कर रही है, उनके मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी नाक के नीचे रहस्यमयी तरीके से मार दिया गया। उसके हत्यारों को खोजने के बजाय, उन लोगों को सलाखों के पीछे डालने के बजाय, तुम सब उस बच्चे को बदनाम कर रहे हो जो इस दुनिया में अपनी पैरवी करने के लिए नहीं है। सबसे पहले जितेंद्र, संजय राउत ने यह बोला था कि वो डिप्रेशन का शिकार था, उसको डिप्रेशन था, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। होते कौन है मिस्टर संजय राउत इस तरीके की बात करने के लिए? मतलब शिवसेना के तुम प्रवक्ता बन गए, भगवान बन गए हो क्या? भगवान शिव की तरह तुम्हारा तीसरा नेत्र आ गया है। कैसे तुम किसी के बारे में ऐसे बात कर सकते हो? तुम क्या मनोचिकित्सक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात और इतनी घटिया बात बोलने की उस बच्चे के बारे में जो एक टाइम पे तुम्हारा नागरिक था, तुम्हारा टैक्स पेयर था? कैसे तुम बात करते हो? उसके बाद तुमने इतना स्तर गिरा दिया कि जब तुम्हारी वो बाइपोलर वाली कहानी, तुम्हारी ये डिप्रेशन वाली कहानी हिंदुस्तान की जनता ने नहीं खरीदी, तुमको तुम्हारे मुंह पर वो डिप्रेशन वाली कहानी तुम्हारे मुंह पर फेंक दी, तो इन्होंने अपना स्तर इतना गिरा दिया, ये इतने गिर गए राजनीति के स्तर पर कि इन्होंने उनके पिताजी 74 वर्ष के बुजुर्ग आदमी जिन पर इतना वज्रपात हुआ, जिन्होंने अपना बेटा खोया, वो बेटा जो इतनी मन्नतों इतनी पूजा के बाद उनको मिला था, हीरा था वो, उनका कुल का दीपक था, वो बच्चा उनके घर से रहस्यमय तरीके से चला गया, मर गया वो लड़का। और ये व्यक्ति बाहर आकर के कहते हैं, संजय राउत, कि उनके पिता ने दूसरी शादी करी इसलिए पिता और पुत्र के संबंध अच्छे नहीं थे। इनकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस तरीके की बात करने की? आप किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो राजनीति के नाम पर। मैम, जो ये सारी चीज़ें हैं, संजय राउत शुरू में भी निकल कर आए थे जब दिशा वाला मामला हुआ था, उसमें भी कहा था कि आत्महत्या हुई है। अब देखिए उस केस को जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कहा जा रहा है कि उस समय जब उनकी बॉडी गिरी ऊपर से, कहा जा रहा था कब वस्त्र थे ही नहीं शरीर पर उस समय, और फिर उसको कह देना कि नहीं, शुरू में उसको आत्महत्या करना, और अब उसको लेकर जांच होना। मुंबई पुलिस पे बार बार सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस जाती है, उनके साथ जो होता है, उनके बड़े ऑफिसर जाते हैं, फिर उनके साथ जो किया जाता है, और सीबीआई की जांच को लेकर भी संजय राउत का जिस तरीके से बयान रहा है, वो कह रहे हैं मुंबई पुलिस सक्षम है। आखिर जांच से क्यों भागा जा रहा है? जांच कोई भी करे, सीबीआई करे चाहे मुंबई पुलिस करे, सच्चाई सामने आनी चाहिए, मगर जांच से भागा जा रहा है बार बार। देखिए, वो कहते हैं ना कि सांच को आंच किया। जब आपने गलती नहीं
नहीं करी, आप कल्प्रिट्स को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपको किसी बात का डर नहीं है, घबराहट नहीं है, तो आज जो है खादी जो है खाकी को क्यों का समर्थन क्यों कर रही है? और खादी का ये किस प्रकार का खेल वहां पर चल रहा है कि आप जो हो कल्प्रिट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जहां तक आपने दिशा का सवाल किया है, देखिए जितेंद्र, इस विषय को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं करी है, उसका परिवार को भी डराया जा रहा है। और मैं उसके परिवार से हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करती हूं कि हम सारे लोग, मैंने उसके जितने भी फैन हैं एसएसआर के, उनको एक्सटेंडेड फैमिली का नाम दिया है कि हम सारे लोग जिस तरीके से सुशांत का केस लड़ रहे हैं उसके साथ खड़े हैं, आपके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन आप पहले कदम आगे बढ़ाइए, डरिए मत, घबराइए मत, आपको अपनी बेटी को न्याय दिलाना है। वो लड़की पार्टी करने के बाद ये कहते हैं कि उसने अपने 14वें घर के 14th फ्लोर से कूद करके खुदकुशी कर ली। मजाक की बात है क्या ये? इतनी खुश मूड में लड़की है, वो जाती है, पार्टी करती है, और पार्टी करने के बाद उसको इतना वो भी डिप्रेस्ड हो जाती है कि वो 14th फ्लोर से कूद करके मर जाती है। और उसके मरने की जो आप कहानी देखिए, वो निर्वस्त्र थी, एक बात है, मतलब एक महिला होने के नाते जब मुझे ये चीजें पता चलती, मुझे इतना शर्म आता है कि आज भी द्रौपदी का जैसे चीरहरण हुआ, क्या नारियों का आज भी चीरहरण हो रहा है? क्या इस तरीके की स्थिति में हम जी रहे हैं आज महाराष्ट्र में, जहां पर ये शिव सैनिक जो खुद को छत्रपति महाराज शिवाजी के वंशज कहते हैं, वो छत्रपति महाराज शिवाजी जो न्याय के प्रतीक हैं, अन्याय की खिलाफत की है, वहां पर एक लड़की की ऐसी मौत हो गई संदिग्ध हालत में। और ये भी कहते हैं, ये भी बात मैंने सुनी है, अगर ये सच है तो बड़ी ही मतलब खतरनाक बात है कि वो जो बॉडी है, वो अगर आप 14th फ्लोर से गिर रहे हैं तो आप ऐसे नीचे गिरेंगे ना, आप ऐसे छलांग मार के बहुत दूर जाकर के तो नहीं गिरेंगे, ऑलमोस्ट अपनी सोसाइटी से बाहर, या आप अपनी किसी कार के पीछे। ये किस तरीके की आत्महत्या है? और क्राइम सीन पर पुलिस जाती नहीं है, उसके फ्लैट को कोई चेक नहीं करता है, इंटरोगेट किया नहीं जाता है, पार्टी में जो लोग आए थे उनको रोका नहीं जाता है, उनसे प्रश्न चिन्ह नहीं किए जाते, उनसे पूछा नहीं जाता है। ये क्या छुपाने की कोशिश तुम कर रहे हो? और दिशा सालियान की बॉडी को 2 दिन तक इन्होंने रखा, पहले 2 दिन रखा, उसके बाद उसकी ऑटोप्सी कराई, ये बोला कि कोविड था उस वक्त। अब आप मुझे ये बताओ, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिशा के टाइम पे, जब दिशा मरी थी एसएसआर के 6 या 7 दिन पहले, तो तुमने उसकी बॉडी रखी क्योंकि इनको भैया हमें कोविड का टेस्ट कराना था, ये इन्होंने बोला। तो सुशांत सिंह राजपूत को जिस दिन वो मरा, उसी दिन रात में, जबकि रात में कानून के हिसाब से तुम्हें ऑटोप्सी नहीं करनी चाहिए, उसी दिन रात को तुम उसकी ऑटोप्सी कर देते हो। तब क्या कोविड फ्री हो गया था हिंदुस्तान? तब क्या विश्व में कोविड फ्री नहीं था? और अगर नहीं था तो भैया ये तो बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज थी। ये न्यूज तुमने विश्व को क्यों नहीं दी, हिंदुस्तान को क्यों नहीं दी? और कोविड फ्री हो गया वो राज्य हिंदुस्तान का जिसमें जितेंद्र सबसे ज्यादा कोविड के केसेस है, सबसे ज्यादा मृत्यु कोविड से हुई है। तो किसको बेवकूफ बना रहे, किसका पागल बना रहे? हिंदुस्तान की जनता का। मैम सवाल ये भी उठता है कि जो एनसीपी प्रमुख हैं शरद पवार जी, वो कहते हैं, सामने में उनका जो नोट है, वो कहते हैं अर्नब की जो पत्रकारिता है उसको लेकर मैं रुष्ट हूँ, नाराज़ हूँ, जो ये चल रहा है सुशांत सिंह के मामले को लेकर। मैम क्यों आखिर बार बार, एक जो पत्रकार की लॉबी है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, उनसे उनको दिक्कत नहीं है, मगर एक पत्रकार की लॉबी से हमेशा से परेशानी रही है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी जी जो पत्रकार हैं वो सच बोलते हैं, वो सच को बोलने से घबराते नहीं हैं, और डंके की चोट पे अपनी ऊंची आवाज में पंचम स्वर में सच बोलते हैं। तो ये घबराते हैं, ये डरते हैं, इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारे सच खुल जाएं और हम सत्ता से बाहर चले जाएं। जो राजनीति इन्होंने करके रखी हुई है, जोड़ तोड़ की जो सरकार बना के रखी हुई है, जिस सरकार को वहां पे होना भी नहीं चाहिए, वो सरकार बनाई हुई है। तो अर्नब गोस्वामी जी जब उन्होंने सच बोला, तब ये उनके पीछे पड़े। शरद पवार जी एनसीपी के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को फोन करते हैं कि इसको रोको, सच को रोकोगे? कितने अर्नब गोस्वामी रोकोगे, कितनी बार रोकोगे? पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़े हो रखा है। और जब उन्होंने पालघर की बात करी थी, पालघर में संत महाराजाओं की लिंच करवा के इन्होंने हत्या करवाई, और बोला कि वो जो है बच्चे उठाने वाले चोर थे। किसके घर में बच्चे उठाए थे? शरद पवार जी के यहाँ उठाए थे, उद्धव ठाकरे जी के यहाँ उठाए थे, अनिल देशमुख जी के यहाँ उठाए थे। जब उन्होंने उस पर बात करा, सोनिया गांधी का पुराना नाम ले लिया, तो हायतौबा मचा दी। सच ही तो बोला, गलत क्या बोला? न्याय दिला रहे थे ना उन लोगों को जिनको तुम्हारी क्या कहते हैं खाकी वर्दी के सामने मारा गया। तो तुमने उनको 12-12 घंटे ग्रिल किया। तुम उनसे प्रश्न पूछते हो, तो वो लोग जो तुम्हारे आगे बिकते नहीं है, जो येलो जर्नलिज्म नहीं करते हैं, उनको तुम रोकोगे। लेकिन जो येलो जर्नलिज्म करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो माँ भारती पर कुठाराघात करते हैं, जो सच के साथ नहीं खड़े होते, उनको तुम प्रश्न नहीं करते हो, उनको तुम रोकने की बात नहीं करते हो। मैम सवाल तो यही है, अब एक लॉबी निकल कर सामने आई है जो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है इतने बड़े एक्टर नहीं थे,
कि उनके लिए मुंबई पुलिस पर इतना प्रेशर किया जाए। एक पत्रकार लॉबी कहती है कि अरे मुंबई की गर्लफ्रेंड थी, इसकी वजह से फैमिली पे प्रेशर था, वो तो फैमिली के श्रवण कुमार थे। एक पत्रकार सेक्रेटरिस्ट के पास पहुंच जाती है और वो ये साबित करने की कोशिश होती है कि नहीं, सुशांत सिंह तो डिप्रेशन में था और उन्होंने आत्महत्या की है। आखिर ये चीज़ें क्यों चलाई जा रही हैं बार बार? देखो, ये जो 3 विषय आपने बात करे हैं, ये 3 वो पत्रकार हैं और मैं इनके नाम लेके बोलती हूँ। राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त और कोई ज्योति यादव प्रिंट की। ये 3 वो लोग हैं जिन्होंने आज तक, उठा के देख लो आप, मैं चैलेंज कर रही हूँ, इन्होंने एक भी सच जो मुद्दा है, सत्य कथन जो हुआ है या सच बात जो हुई है या भारतवर्ष के फेवर में जो बात हुई है, आम जनता के बात में फेवर में जो बात हुई है, उसके साथ ही कभी खड़े रहे हों। ये येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। राजदीप सरदेसाई होते कौन है ये बोलने वाले, और वो भी दोनों हाथ हवा में लहरा करके कि सुशांत सिंह राजपूत कोई इतना बड़ा एक्टर भी नहीं था कि इसके लिए आम जनता इतना हाई तौबा मचा रही है और मुंबई पुलिस पर प्रेशर डाल रही है। मिस्टर राजदीप सरदेसाई, आप क्या हो? आपकी क्या बिसात है? आपको किसने, आपको ये गलतफहमी कैसे हो गई कि आप बहुत बड़े पत्रकार और पत्रकारिता के नाम पर आप इतना गंदा घिनौना खेल सकते हो? जो बच्चा इस हिंदुस्तान से चला गया उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हो। और मैं बताती हूँ राजदीप सरदेसाई को, वो बड़ा नहीं था, वो बहुत बड़ा था। 34 वर्ष की उम्र में उसने अपनी मेहनत, अपनी विद्वता से जो किया वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इनसे ये पूछो कि डीसी पता है तुम्हें क्या है? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसका एग्जाम कितना टफ होता है, जरा दे दे मिस्टर राजदीप सरदेसाई, दे दे। मैं मानूं उनको, 10-10 लाख लोग बैठते हैं, उसमें 7th रैंक उस बच्चे की आई। फिजिक्स ओलंपियाड विनर, पूछना इनसे क्या होता है? पूछो राजदीप सरदेसाई से, पूछो इनसे एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, पूछो इनसे। ये व्यक्ति जिनको कुछ पता नहीं, तुम अपने दम पर वो बना था, अपनी मेहनत करके वो बना था। वो जब डीसी में था वो टॉप का स्टूडेंट था, वो टॉप क्लास विद्यार्थी था। उसके बाद जब वो टीवी इंडस्ट्री में गया, वो टॉप में पीक में गया। उसके बाद जब वो बॉलीवुड में गया, उसने अपने कंधों पर बिना ये जो है ना, ये नेपोटिज्म के जो प्रोडक्ट हैं उनके बिना उसने एक के बाद एक सुपरहिट दी। इतना कुछ उसने किया, उसके पास अपना रोड मैप था। आज जब उसको बॉलीवुड वाले उसको निकाल रहे थे, हकाल रहे थे, वो हताश नहीं था, उसके पास अपना रोड मैप था। उसने अपनी 3 कंपनीज फ्लोट कर दी थी। तो राजदीप सरदेसाई ऐसी बात करेंगे। और बरखा दत्त जो मतलब कुछ भी बोलती हैं जर्नलिज्म के नाम पे। इन्होंने कभी भी क्या कहते हैं, कश्मीर में इतना नरसंहार हुआ हिंदुओं का, साथ नहीं दिया। सीए के समय पर इन्होंने साथ नहीं दिया। देश को तोड़ने की जब बात हो रही थी, जलाने की बात हो रही थी, दीपिका पादुकोण वहां पर आकर पैसे लेकर के खड़ी हो गई, तब इन्होंने दीपिका पादुकोण को पूछा नहीं। अब जो है पता नहीं क्या इनकी सांठगांठ चल रही है कि लेके आ जाती है कि विदेशी थेरेपिस्ट सुजैन। और बाय द वे, कानूनी तौर पर जो वो विदेशी थेरेपिस्ट है, वो हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति को इस तरीके से, ना तो वो इसके किसी के बारे में इस तरीके की प्रेस रिलीज जारी कर सकती है, ना बात कर सकती है और ना इलाज कर सकती है। उनको तो कानूनी नोटिस जाना चाहिए सुजैन को। और ये सुजैन जो है 40-50 दिन के बाद अब पैदा हो गई और अचानक से मीडिया में बरखा दत्त को आकर के इंटरव्यू देती है और बोलती है कि नहीं वो डिप्रेस्ड था और रिया चक्रवर्ती उसका ध्यान रख रही थी। रिया चक्रवर्ती ध्यान रख रही थी। बरखा दत्त क्या रिया चक्रवर्ती की पीआर हेड बन गई है क्या? पीआर हेड बन गई हैं क्या? उनका पीआर का काम देखने लग गई हैं कि उनका इमेज सुधार रही है वो रिया चक्रवर्ती, जो इसकी प्राइम सस्पेक्ट है, जो एक्चुअली गिल्टी है इन सारी चीजों की। और उसके बाद ये मैडम ज्योति यादव प्रिंट में कितनी गंदी घिनौनी बात इन्होंने लिखी। ये विदेश से आई हैं क्या? इनको हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं पता क्या? इनको रीति नीति नहीं हमारी पता क्या? ये कहती हैं कि वो छोटे शहर के लड़के थे, परिवार वाले जो है हैपनिंग गर्लफ्रेंड उनको पसंद नहीं थी। वो लड़का जो पिक्चर में काम कर रहा है, वो परिवार जो इतना मॉडर्न एजुकेटेड परिवार है, उस परिवार के बारे में तुम इतनी घटिया बात कर रही हो। और बाय द वे, कपड़ों से कोई मॉडर्न नहीं होता है। मॉडर्न तुम्हारे विचार, तुम्हारे थॉट प्रोसेस होते हैं। इससे पहले भी थी अंकिता लोखंडे थी, उनसे तो नहीं परेशानी हुई, उनसे हमेशा बात होती रहती थी, मगर इनसे ही सारी दिक्कतें थी। वो मीडिया ट्रायल से भी परेशान रहती हैं। इनसे दिक्कत इसलिए थी क्योंकि ये जो है ना, नारी जाति पर धब्बा है। सच में मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरीके के उसके कुकृत्य सामने आ रहे हैं। पूरी परिवार के साथ ओवरडोज दे रही थी वो एसएसआर को। आप बताओ, उन्होंने उस लड़के को बिल्कुल पागल करने की पूरी तैयारी कर दी थी ताकि उसकी धन संपत्ति हड़प सके अलॉन्ग विद हर फैमिली। आप सोचो, उसके बाद मीडिया ट्रायल की तुम बात कर रहे हो। किन मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हो? खुद तो पहन के आ जाती हो सफेद कुर्ता पजामा, चोटी सी बना के पूरा। मैं आपको जितेंद्र चैलेंज कर रही हूं, पूरा आर्काइव खोजो इनका, कहीं अगर आपको रिया चक्रवर्ती की एक वैसी फोटो मिल जाए जिस अवतार में उसने अपना वीडियो बना करके तुरंत जारी किया है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भैया? और मीडिया का तुम पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, सोशल मीडिया का तुम पूरा इस्तेमाल कर रही हो। मीडिया ट्रायल की बात कर रही हो, कौन सा मीडिया ट्रायल हो रहा? सच भी ना बोलें, अब हम चुप रहें। तुमने एक बच्चा मार दिया, उसकी रहस्यमयी तरीके से तुमने हत्या कर दी और हिंदुस्तान की जनता पूरी हो जाए। और मीडिया ट्रायल की बात नहीं है, करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स की बात है। करोड़ों लोग उस बच्चे के साथ हैं, उसका एक्सटेंडेड परिवार उसके साथ है, हम सब लोग उसके साथ हैं। और हम देखते हैं रिया चक्रवर्ती कैसे झूठ बोलती है और उसका परिवार कैसे झूठ बोलता है।